दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं शिव खेड़ा की उस कहावत से शुरू करना चाहूँगा। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि कामयाब होने के लिए आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुराने अपने काम को ही नए ढंग से करो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसे एक किसान के पास मैं आया हूँ जो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी टीचर होते हुए भी एक ऐसा अच्छा मॉडल तैयार किया है, बिज़नेस मॉडल मैं उसे कहना चाहूँगा। जो लोग फार्मिंग को हल्के में लेते हैं, फार्मिंग को ख़राब समझते हैं या पिछड़े हुए वर्ग का या अनपढ़ लोगों का काम समझते हैं, उसी काम को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिज़नेस मॉडल बना दिया है। ये सारा फार्म कैसे रन करता है, किस तरह से मैम ने इस सब की शुरुआत की है, जो खुद अपने टाइम से निकाल के मतलब उसको पार्ट टाइम इस बिज़नेस को खड़ा किया है, इस काम को शुरू किया है। तो किस तरह से ये 25 के आसपास लगभग नेचुरल सब्जियां करती हैं, जिसको प्राकृतिक तरीके से ग्रो करती हैं, और फ्रूट भी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। ज़मीन खुद की ना होते हुए भी लीज़ पर लेकर ये सारा काम कर रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपके लिए एक नया इसमें फार्मिंग के चैनल पर बिज़नेस आइडिया मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट परिवार में। और हम आपके काम को देख के काफ़ी प्रेरित हुए कि आपने इतना बेहतर काम कर रखा है, इस तरह के बैकग्राउंड से ना होते हुए भी। तो आपने ये सब शुरुआत करने का ये प्लान कहाँ से आया और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब क्या सोच के आपने ये सब शुरू किया है, एक फार्मिंग का मॉडल तैयार किया है? क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ कि फार्मिंग एक अच्छा स्कोप हो सकता है, बिजनेस मॉडल हो सकता है, अगर उसको बेहतर और अच्छे ढंग से किया जाए तो। जी। तो ये प्लान कहाँ से आया और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सब कैसे शुरुआत जर्नी हुई है, इसके बारे में बताएं। जी, मैं वैसे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और मैंने इसको कमर्शियल उसमें स्टार्ट भी नहीं किया था जब मैंने किया 2 साल पहले। ठीक है। मैं तो मेरी अच्छी पुरानी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ मैं। ठीक है। हस्बैंड भी मेरे गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है। और मैंने तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट किया था ये, और बहुत स्मॉल स्केल पे किया था। 1 एकड़ से कम में आपको लीज़ मिलती नहीं है, तो मैंने 1 एकड़ पैच लिया था। ठीक है। उसी पे मैंने लीज़ पे स्टार्ट किया। और क्योंकि अपनी फैमिली की किचन की नीड्स पूरा करने के लिए लिया था, तो इसीलिए मैंने वेजिटेबल्स ही ज़्यादा लगाई थी। क्योंकि अच्छा। मेरा मानना ये था कि ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो तो हम कहीं से भी ला भी सकते हैं, जो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बट सब्जियां हैं कि रोज़ की ज़रूरत होती है आपकी। ठीक है। और जितना आप फ्रेश लोगे, ऑर्गेनिक के साथ साथ फ्रेश भी होना चाहिए, वो तभी न्यूट्रिशन उससे उतना मिल पाएगा जितना चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मैंने तो उसी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया था ये। ठीक है। और ये है कि 1 एकड़ पे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मेरी कुछ क्लोज फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझसे लेना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, जैसे ही हार्वेस्ट शुरू हुई थी। शुरू में? जी, स्टार्टिंग। ठीक है। और साल ख़त्म होते होते लाइक काफ़ी लोग जुड़ गए थे, और वर्ड ऑफ माउथ से ही जुड़े। जैसे पहले मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी 10-15 के आसपास। अभी आपको कितना समय हो चुका है वर्तमान? अब मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो चुके जी हैं। हाँ। मतलब शुरू में आपके फैमिली क्लोज फ्रेंड्स जुड़े जी 1 साल तक? हाँ। ठीक है। उसके बाद कैसे? उसके बाद फिर वर्ड ऑफ माउथ से उनके और फ्रेंड्स जुड़ गए। और जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी इससे कमाई वाला नहीं था, वो मेरी जॉब है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस जॉब में। बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने तो अपनी वैसे फैमिली की नीड्स के लिए किया था। कुछ और लोग जुड़े तो उनको भी चलो अच्छा खाना मिल रहा था, उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनकी तरफ से मोटिवेशन बहुत रहा, तो बहुत अच्छा लगता था। और उन्हीं का मोटिवेशन था कि अब हम सबको ये ऐसी चीज़ें खाने की आदत पड़ गई थी कि उन्होंने बोला कि सब्जियों से ही काम नहीं चल रहा है, किचन में तो और बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो ये था कि अब जैसे अब मुझे अपनी फैमिली के लिए भी ज़रूरत थी फ्रूट्स की, अनाज की, दालों की। तो अब कुछ मेरी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी रिलीज़ हुई, और वो भी लकीली आप जैसे कुछ लोग आए वीडियोस बनाने के लिए मेरा काम देखकर, तो उससे काफ़ी पब्लिसिटी हुई। तो कुछ फार्मर्स ने भी अपने आप कांटेक्ट किया कि वो लोग इस तरीके से लगा रहे हैं, तो अच्छे लिंक्स बन गए। और अब तो ऑल ओवर इंडिया से मेरे यहाँ सामान आता है, जो जहाँ पे नेचुरली अच्छा उगाया जाता है वो मेरे यहाँ पे आता है, मैं प्रोक्योर करती हूँ। ठीक है। सब्जियाँ मेरे अपने यहाँ उग रही हैं। ठीक है। तो अब हम सभी जैसे अराउंड 80 to 100 फैमिलीज़ हैं जिनका रेगुलर मेरे यहाँ से सामान जा रहा है। 82 फैमिली का आपके पास से? 80 से 100 के बीच में है, उनका जाता है मेरा। वीकली बेसिस पर हम होम डिलीवरी करते हैं। ठीक है। और फुटफॉल काफ़ी अच्छी हो गई है फार्म पे। लोग वीकेंड्स पे फार्म पर भी बहुत लोग आके लेके जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और कुछ होलसेल बायर्स भी लेके जा रहे हैं। ठीक है। जो आगे मार्केटिंग का काम अपना करते हैं, वो लोग भी लेके जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है अभी। अच्छा मैम, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अभी कितने एकड़ में अपना ये एक्सपेंड कर रखा है? जी, मेरा अभी ये 5 एकड़ पे है। और
धीरे धीरे अब जैसे वेजिटेबल्स पे मैंने काम किया तो मेरा मन हुआ कि लीज की ज़मीन पे हम लोग कुछ फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमने फ्रूट्स पे भी काम शुरू किया है। ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरीज मैंने लगाई हुई है अपने यहाँ, और ठीक अब है। गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो मैं अब केला और पपीता भी हम लगा रहे हैं। मैंने नर्सरी तैयार की हुई है उसकी। ठीक है जी। और इसके अलावा खरबूजा तरबूज भी हमने लगाया है। तो ये तो वेजिटेबल्स तो हम लगा ही रहे थे। ठीक है। अभी भी मेरे फार्म पे लगभग 25-30 तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। ठीक है। फ्रूट्स भी हम लगा रहे हैं, और अब ग्रेन्स भी जैसे जैसे सीज़न आ रहा है जिन चीज़ों का मैं वो भी लगवा रही हूँ, क्योंकि 5 एकड़ पे अगर आप इंटेंसिवली करते हो ना तो आप बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियां आप सीजनेबल सब्जियां ग्रो करते हैं? जी, मैं सीजनली लगाती हूँ। ठीक है। पर जो हमारे यहाँ नहीं होती है सीज़न में और ज़रूरी सब्जियाँ हैं, जैसे टमाटर है, दिल्ली में पूरा साल आप नहीं उगा सकते। गर्मी का एक पीक सीज़न आता है 2-3 महीने का, जब टमाटो यहाँ नहीं होता कहीं जी पर हाँ भी। जी हाँ। और भी कुछ चीज़ें, कैप्सिकम है वो नहीं आप उगा सकते हो गर्मियों में, फ्रेंच बीन्स हैं, अदरक है, जैसे यहाँ हम उगाएंगे भी तो वो क्वालिटी की अदरक नहीं होगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही, और मटर भी है, जैसे मटर का कुछ सीज़न होता है नॉर्थ इंडिया में, प्लेन रीजन्स में कुछ महीने ही मिलेगी, वैसे आप हमेशा नहीं उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो यहाँ उगाई ही नहीं जा सकती वो हमारे यहाँ हिमाचल से आती हैं। बिल्कुल। सोलन डिस्ट्रिक्ट से आती हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो वहाँ पर एक ग्रुप है, प्राकृतिक खेती का ग्रुप है, रोहित कौशिक जी का। ठीक तो है। उनके थ्रू कांटेक्ट हुआ मेरा, और वहाँ भी मैं डायरेक्ट फार्मर से ही मंगा रही हूँ, जो 8-10 किसान हैं हमारे, तो वहाँ से भी आ रही हैं सब्जियाँ। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा मैम, बीच में सवाल मेरा थोड़ा सा टॉपिक से हट के होगा, और वैसे आपके टॉपिक से रिलेट करता है वो। जैसे आप सीजनेबल फ्रूट्स ही, वेजिटेबल्स ही ग्रो करती हैं, जी। क्या किसी और मौसम की, बिना मौसम की सब्जियां ग्रो की जा सकती हैं? देखिए, ग्रो तो की जा सकती हैं, लोग करते ही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये न्यूट्रिशन की वजह से मैंने शुरू किया था, ये मेरे को कमर्शियली नहीं करना था। ठीक है। तो ये तो हम सभी मानेंगे जो ग्रो कर भी रहे हैं बे सीज़न की सब्जियां और जो खा भी रहे हैं। ठीक है। ये तो वो लोग भी मानते हैं कि खाने की चीज़ें तो सीजनल ही होती हैं, Seasonal ही न्यूट्रिशन उसी से हमें मिलेगा। बे सीज़न की सब्जियां हम स्वाद के लिए खा जैसे सकते मैं हैं। अनार का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जी। अनार के अलावा मतलब मैं सेव का लेना चाहूँगा। सेव का काफ़ी प्रचलन में वीडियो चलती हैं। जी। अगर सेव यहाँ पे लगाया जाए तो आपको लगता है कि वो क्वालिटी, वो चीज़ हमें मिल पाएगी जो शिमला से और जम्मू कश्मीर की तरफ से देखिए, आते हैं? हरमन वैरायटी का एक सेब है, मैंने सुना है, मैं उनका फार्म भी देख कर आई थी, करनाल साइड पे है। ठीक है। और मैं अभी एट प्रेजेंट एक ग्रुप से जुड़ी भी हुई हूँ, रेगुलर मैं एक्टिव मेंबर हूँ वहाँ। हिमाचल का एक ग्रुप है, तो वहाँ पर सेब उगाने वाले बहुत से किसान हैं। ठीक है। और वहाँ रेगुलर हमारी ऑडियो सेशंस होते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं, बताते हैं वो कैसे क्या लगाते हैं, तो उनसे भी मैंने बहुत पूछा है। ठीक है। तो क्वालिटी तो वो बिल्कुल नहीं आ सकती इस एरिया में। नहीं आएगा? हाँ, वैसे भी जैसे आप सेब देखो ना, किन्नौर का जैसे सेब है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो भी जितनी हाइट से आप लाओगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी का अच्छी होगा। क्वालिटी का। तो दोस्तों, ये डाउट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। नेचुरल होता है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को नेचर के साथ जुड़ के ग्रो करेंगे तो वो उसमें काम चलेगा, वो ग्रो होगा, और जो क्वालिटी मैम ने बताया वो क्वालिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप बहुत सारे नर्सरी फार्म पे इस तरह सेल हो रहे हैं कि आप राजस्थान में सेब उगाओ, हाँ, कि मैम इस तरह से हाँ, बिल्कुल आता है। आप बादाम उगाओ, आप काजू ग्रो करो, इस तरह का उल्टा पुल्टा, ये सब नहीं होता है। इस बात को आप दिमाग में डाल ले। मैम ने बताया कि ये सीजनेबल वेजिटेबल जो होती हैं, सीजनेबल फ्रूट्स हैं, उन पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप जैसे कि मान लो आपके पास जो सीज़न में जो ग्रो हो गया अपने क्षेत्र में, ठीक है, जी। बाकी बाहर से मंगवाते हैं, जी। तो आपके पास सभी तरह की वैरायटीज अवेलेबल रहती है? हाँ, जो उस टाइम सीजन का होता है, जैसे सीजन। मेरे यहाँ अभी फ्रूट 2-3 तरह के फ्रूट हमेशा रहते हैं। ठीक है। सेब जैसे मार्च तक मेरे पास है, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है सेब की। ठीक है। तो उसी समय मैंने अपने ग्रुप की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने किन्नौर से जो है सर्टिफाइड फार्मर से कुछ केजीज जो है, कुछ क्विंटल्स एप्पल मैंने प्रोक्योर किया था, और वो मैंने कोल्ड स्टोरेज में डलवाया हुआ है। ठीक है। हम वीकली बेसिस पर मंगाते हैं, बिकॉज विंटर्स में सेब अच्छा भी है यहाँ भी खाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मार्च तक ही रहेगा हमारे पास। ठीक है। उसके अलावा जैसे जब ऑरेंज का पीक सीजन होता जी है, हाँ। उस टाइम ऑरेंज आता है। अभी जैसे इस महीने कीनू रहा हमारे यहाँ पे। किन्नू, बिल्कुल ठीक है। और अब जैसे कीनू, अब जिस फार्मर से आ रहा था वहाँ कीनू अब बिल्कुल समाप्ति पे है, तो अब हमने ऑरेंज मंगाना शुरू किया। ठीक है। तो मेरा ध्यान ज़्यादा सीज़न पे ही रहता है कि सीजनल हम मंगाएंगे खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये मान लो अब सिस्टम कैसे काम करता है, ऑर्गेनिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं, आपने खुद के लिए शुरू किया था, अब ये एक मान लो एक कॉमर्शियल लेवल पे बनते जा रहा है, और भगवान ने चाहा कि आपकी जो आप जिस नीयत से सोच के काम कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल पे जाना चाहिए ताकि लोगों को एक अच्छी चीज़ उपलब्ध हो। जी। तो ये बताएं कि ऐसे मतलब और फार्मर इस तरह शुरू करना चाहें तो आप कैसे ऑर्गेनिक किस तरह से ग्रो करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कमर्शियल नहीं है, लेकिन ठीक है। अगर जो कमर्शियली भी इसको करना चाहता है ना, ठीक है। तो फुल टाइम काम है ये। ठीक है। जैसे मेरा उतना कमर्शियल क्यों नहीं, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कर सकती, मैं करना भी नहीं चाहती। मुझे अपनी जॉब बहुत अच्छी गवर्नमेंट लगती टीचर है, हैं, ठीक है। अच्छी लगती है, मैं एंजॉय करती हूँ इस चीज़ बिल्कुल, को। बिल्कुल। तो मैं आने वाले टाइम में भी इसको पार्ट टाइम ही करूँगी। ठीक तो है। मैं क्योंकि पार्ट टाइम कर रही हूँ, मैं उतना प्रॉफिट नहीं ले पाती इससे। ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस पे मेरे यहाँ काम चलता है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर कोई फुल टाइम इसको करता है तो प्रॉफिटेबल काम है।
अब देखिए यहाँ भी प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप इससे लाखों करोड़ों कमा सकते हाँ हो। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन आप अपना घर बहुत अच्छे से, इज्जत से, ईमानदारी से आप चला सकते हो। जो सकते आपकी ज़रूरतें हैं, नॉर्मल के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सको। बिल्कुल। अच्छा खाने को तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जितनी अबेंडेंस एक फार्मर की फैमिली में रहती है ना, ठीक है। उतनी कहीं नहीं रहती। वो तो मैंने देखा है पिछले 2 साल में। अच्छा अच्छा। आप बाजार से खरीद के उतनी चीज़ें, कितने भी आपके पास पैसा होगा ना, आप नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक अब है। मैं डेली यहाँ आती हूँ, फ्रेश मेथी मैं निकाल के ले जाती हूँ अपने खेत से। एक फ्रेश चीज़ और ऑर्गेनिक चीज़, बिल्कुल। वो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप 10-10 दिन की सब्जियाँ इकट्ठी मंगा के फ्रिज में डालोगे, हालांकि जो प्राकृतिक तरीके से लगती हैं वो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वो एक नेचुरल तरीके से बड़ी हो रही हैं। ठीक है। अपने जितना टाइम उसको लगना चाहिए बड़े होने में, उतना ही टाइम लग रहा है उसको। आप देसी खाद वगैरह या ऑर्गेनिक या वर्मी कंपोस्ट किसका प्रयोग करते हैं? जी, मैं एक तो जीवामृत का प्रयोग करती हूँ। ठीक है मैं जी। आपको दिखाऊंगी भी, हमने टैंक में बनाया हुआ है, अभी 3 दिन हुए हैं, ठीक है। हफ्ते में तैयार हो जाता है। ठीक है। दूसरा, हम घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं, वो ठीक। भी हमारा वहाँ पेड़ों के नीचे वहाँ छाया में हमने बना रखा है, वो भी ठीक। मैं शो करूँगी। ठीक है। तो मेन ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट अभी मैं नहीं यूज़ कर रही, लेकिन अभी हम लोग देसी गायें भी लाने वाले हैं अगले 15-20 दिन में। तो जब मेरे पास अपनी गाय होगी तो मैं उसका भी एक छोटा सा प्लांट लगाऊंगी। ठीक है। जी, फिलहाल मेरे यहाँ घन जीवामृत और जीवामृत से हम लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। देसी खाद आप डाली नहीं है अपने अब तक? अब वर्मी कंपोस्ट मैंने नहीं डाली है, वैसे खाद लेकिन गोबर की खाद मैं यूज़ करती हूँ। डाली, ठीक जी, है। हाँ जी। अच्छा मैम, बीज का सिलेक्शन कैसे करते हैं? आपने बताया आप देसी सीड यूज़ करते बीज, हैं। देखिए फिर वही बात है, बहुत लोगों का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग में फ़र्क है। ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में ये बेसिकली, इसके बहुत और भी बहुत नाम है। ज़ीरो बजट फार्मिंग भी बोल देते हैं, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी बोल देते हैं, बिल्कुल। प्राकृतिक खेती भी बोल देते हैं। तो मेरा मॉडल बेसिकली प्राकृतिक खेती पर आधारित है। बिल्कुल। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं कर रही हूँ। मेरे यहाँ जितनी भी दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र्स जो भी बनता है मेरे खेत पे बनता है। ठीक है। मैं कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रही हूँ बाज़ार से लाके, ठीक है। क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है उन चीज़ों पे। दूसरा, मुझे लगता है कि जब हम अपने खेत पर सब कुछ बना सकते हैं तो हम क्यों बाज़ार पे आधारित होंगे। बिल्कुल ठीक बस है। इसके लिए ये चीज़ है कि आपके पास गाय ज़रूर होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। अभी मेरे यहाँ नहीं है, बट हम बिल्कुल 15-20 दिन में, जैसे ही मौसम थोड़ा फेवरेबल होता है, वो हम लाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं परचेज़ कर रही हूँ गौमूत्र और जो देसी गाय का गोबर ठीक है। है, वो मैं रेगुलर लेके आती हूँ। लेकिन दवाइयाँ सारी उसी की बनती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और वो कारगर हैं, उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ जरूर, की। बिल्कुल सही कहा मैम। मैम, सीड के बारे में पूछ रहा था मैं। और बीज की जहाँ तक बात है, कि वही जो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनका ये मानना है कि हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं, प्रोडक्शन उसी से आएगी, देसी से नहीं आएगी। ठीक है। हालांकि मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मुझे 2 ही साल हुए हैं, तो मैं इस चीज़ पे स्टैंप तो नहीं लगा सकती कि हाँ देसी में उतनी प्रोडक्शन आती है, क्योंकि मैंने खुद नहीं ली है अभी उतनी। ठीक है। और मैं डाटा भी इतना मैंने एनालाइज नहीं किया है, मुझे भी इतनी नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जो लोग काफ़ी साल से कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे टच में हैं, ठीक है। और उनका बिल्कुल ये कहना है कि देसी से आप उसी लेवल की प्रोडक्शन ले सकते हो। और कुछ चीज़ों का तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, जैसे गाजर है मेरे यहाँ लगी हुई है, चकुंदर हमने लगाया है, और जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, मेथी, सरसों, धनिया हुआ, बिल्कुल सेम लेवल की प्रोडक्शन आती है, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाइब्रिड में आप वो टेस्ट ले ही नहीं सकते हो। बिल्कुल, ये मैम ने बिल्कुल सही कहा। हम भी अपने घरों में जो सब्जियां लगाते हैं, तो रियल में जो टेस्ट आप जो नेचुरल फार्मिंग जो मैम ने बताया कि जो ऑर्गेनिक तरीके से ना बोल के, मतलब जो सवते अपने आप ही जो अपने आप जो जीवों से, मिट्टी से जो खाद लेके, न्यूट्रिशन लेके जो ग्रो करता है, जो टेस्ट बनता है, वो नहीं बनता है हाइब्रिड सीड से। नहीं बनेगा। नहीं, उससे वो टेस्ट आएगा ही नहीं। वो घास की तरह है। आप सब्जी बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, बिल्कुल घास की तरह, मतलब जैसे हाँ। कुछ खाया ही नहीं है। बिल्कुल। आप घिया में और आप मान लो बताऊं में, बैंगन में आप हाँ। फर्क नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। नहीं कर पाएंगे। और दूसरा देखो, जैसे जब धनिया काटते हैं ना हम लोग यहाँ, उसकी खुशबू, वहाँ स्टोर रूम है हमारा, पूरे कमरे में इतनी खुशबू होती है। ठीक है। अभी मैंने कसूरी मेथी की प्रोसेसिंग की हुई है, आप रूम में घुसोगे ना, आप पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू है उसकी। ठीक है। तो HYV सीड्स में वो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है। खुशबू नहीं है, टेस्ट नहीं है, और वो न्यूट्रिशन, पेट भरने को हम खा लेते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता उससे। ठीक है मैम, इसके बाद रेट की बात आती है, तो रेट कैसे डिसाइड करते हैं कि आपकी सब्जियों के ये रेट होने चाहिए, आपके फ्रूट्स के ये रेट होने चाहिए? रेट देखिए, अभी एट प्रेजेंट तो मैं ये, मेरे यहाँ जो भी रेट्स हैं वो ऑर्गेनिक के जितने रेट्स होते हैं मार्केट में, लगभग उसी लेवल के रेट्स रहते हैं। ठीक है। बट आने वाले टाइम में मेरा ये टारगेट है, क्योंकि उतना इंटेंसिवली मेरे यहाँ हो नहीं रहा, मैं अभी सीखने की प्रोसेस में हूँ। बिल्कुल ठीक बट है। जैसे जैसे मैं परफेक्शन पे आ रही हूँ ना, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब जैसे गर्मियों में जो भी हम लगा रहे हैं, मैं 1 इंच भी जगह अपने खेत में वेस्ट नहीं जाने दे रही, हम इस तरीके से प्लान करके लगा रहे हैं। बिल्कुल। और कस्टमर बेस भी उतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। जैसे जैसे वो और बढ़ता है, तो बिल्कुल आने वाले सालों में मेरा अगला टारगेट यही रहेगा कि मैंने ये काम तो सीख लिया है, ठीक है। बट अब ये कि उसको कैसे इंटेंसिवली और कैसे वेल प्लान्ड तरीके से करे कि एक आम आदमी भी इस चीज़ को खरीद पाए। ठीक है। बट फिर भी अभी हमने इतना किया हुआ है कि जो लोग फार्म पर लेने आते हैं जी। उन्हें हम बहुत रीजनेबल रेट्स पे देते हैं। जैसे है। मैं आज की रेट की बात बताऊं तो खेत से जो गाजर लेके जा रहा है हमारे यहाँ,
हम उसे 30 रुपए किलो गाजर दे देते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको देसी बीज की गाजर मिल रही है, बिल्कुल शुद्ध मिल रही जी है, हाँ। और अगर मार्केट में उसका रेट 20 से 25 है, आपको यहाँ 30 रुपए मिल रहा है, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें ना कॉस्टिंग इसीलिए ज़्यादा आती है, इस लेबर इंटेंसिव काम है। लेबर का, ठीक है। तो छोटे छोटे पैच में हम काम कर रहे हैं, वहाँ ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते कि फटाफट काम हो गया। ठीक है। और फिर मुझे लगता है हमारे जैसे देश में जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, नंबर 1 पे हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आने वाले हैं, तो हमें तो लेबर इंटेंसिव काम ही करने चाहिए, इतने लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल। अब मेरे यहाँ 10 लोग परमानेंट है 5 एकड़ के फार्म पे। ठीक है। और जिनको बिल्कुल रेगुलर, कोई डेली वेजेस वाली बात नहीं है, वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है मेरे फार्म पे, और 10 घर यहाँ से चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कितने कुल व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं? 10 लोग हैं यहाँ पे। 10 लोग यहाँ पे आपके साथ काम करते हैं। अच्छा मैम, इसको मान लो, जैसे मेरा स्वयं का मानना है, अगर इसको कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाया जाएगा जी। या कोई लेके जाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ मिक्सिंग शुरू हो जाएगा, ऐसे चाहे ग्रोथ के लिए हाइब्रिड कुछ का देखो, यूज़ करना है, इसमें केमिकल का? इसमें जैसे सर्टिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे मैं भी जहाँ से सामान लेती हूँ, तो सर्टिफिकेट वाला पैरामीटर हम देखते ही हैं। ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट, मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट एक वो नहीं है, एक माइलस्टोन नहीं है किसी भी चीज़ को जज करने का। असली तो आदमी की ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, बिल्कुल सही ऑनेस्टी कहा। है, इसमें ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी ना, तो आपने जो पाथ लिया है ना, उस पर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत इश्यूज आते हैं बीच बीच में। बिल्कुल, मतलब कस्टमर के पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं उसको मेजर कर सके। देखो, मैंने देखा है, अगर ताज़े मतलब फ्रेश पानी की, गंदे नाले की सब्जी नहीं हो, अच्छे पानी की है, ताज़ा सब्जी है, तो अगर वो केमिकल वाली भी है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो कि ऑर्गेनिक है या क्या है। मैम, आपने लीज पे ले रखा है, मेरे को ये काफ़ी अच्छी खुशी मिली कि आपके पास ज़मीन नहीं है, आपने लीज पे लेके काम कर जी, रखा है। जी। तो कोई युवा मान लो इसको एज ए बिजनेस करना चाहे, कमर्शियल लेवल पे लेके जाना चाहे, दिल्ली के पास आके सेट हो गए इस तरह ज़मीन ले, जी। तो कितना इसका रेंट है और क्या ये पॉसिबल है उसको एक बिजनेस के स्तर पे लेके जाया जा सकता है? जी, पॉसिबल है, और मेरे यहाँ तो बहुत से युवा अब IT सेक्टर से और MNC से आते हैं। ये भी अभी भी फार्म पे लड़का आया हुआ है, ये बिहार से है। अच्छा। और इसको 20 दिन हो गए हैं, ये काम ही सीखने आया हुआ है। अच्छा जी। और अभी इसके एग्जाम्स भी हैं मार्च में, 25 मार्च को बता रहा था, तो जाएगा 10 दिन के लिए। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर हैं इसके। और अभी कल 2 लड़के गए हैं, वो लोग, एक कोटा से आया हुआ था एक लड़का, और एक अलवर से था। अच्छा। तो बहुत लोग आते हैं बीच बीच में यहाँ काम सीखने के लिए, देखने के लिए, रहने के लिए। बिल्कुल। तो लीज तो नॉर्मली हर जगह ही ना 25 से 30 हज़ार के आसपास है पर एकड़ पूरे साल की। पूरे साल के हाँ, लिए। मतलब आप दिल्ली में देख लो, यूपी में, हरियाणा में ज़्यादातर ऑन एन एवरेज यही रेट रहता है लीज़ का। ठीक है। और बट लीज़ में एक इशू रहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते हो उस ज़मीन पे। जैसे मेरा मतलब, मैं इसको एक मतलब मेरे लिए तो ना लेबोरेटरी है ये, और मेरा बहुत मन करता है, जो भी चीज़ मुझे पता चलती है, अच्छा इस महीने में, इस सीज़न में ये चीज़ उगा सकते हैं, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं अलग अलग चीज़ें लगाऊं। लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ नहीं कर पाई, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, वो आप नहीं लगा सकते हो लीज़ की ज़मीन पे। बिल्कुल। तो वो थोड़े कंस्ट्रेंट रहते हैं, और कुछ नहीं पता कि कब लैंडलॉर्ड आके बोले कि भाई अब हमें चाहिए ये ज़मीन, या आप किराया बढ़ा दें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ एग्रीमेंट्स, रिटर्न एग्रीमेंट्स होने चाहिए, ताकि आप थोड़ा सेफर साइड पे रहो। कम से कम 10 साल के लिए आप एग्रीमेंट करवाओ अपना, कि भी एटलीस्ट 10 साल आपके पास ये ज़मीन रहे। क्योंकि जब आप शुरू में कोई ज़मीन लेते हो, तो उसको सही होने में, ठीक उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होने में, प्रोडक्शन एट पार आने में केमिकल खेती के मुकाबले टाइम लगता है, टाइम लगता है, लगभग 3 साल लग जाते हैं। फिर आपकी मार्केट बनने में भी टाइम लग रहा है। एक जगह आपने मार्केट सेटअप की है, लोगों की आवाजाही हुई है, तो और 3-4 साल बाद आके कोई खड़ा हो जाए कि भाई अब हम करेंगे ये काम। बिल्कुल। तो वो रिस्क रहता है। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा वो है। बट अगर आप, मुझे लगता है, रिटर्न एग्रीमेंट्स वगैरह करवा के रखोगे, तो उस इशू को भी आप ओवरकम कर सकते हो। मतलब मेरा दूसरा इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि कोई युवा इसको एज ए बिजनेस अपनाना चाहे, जी, तो क्या इसमें खूब सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं? जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ आप वेजिटेबल्स ही ग्रो ना करें, जैसे मैंने तो शुरू में सब्जियों से शुरू किया था, क्योंकि मैंने वही सेम, फिर मैं कहूँगी कमर्शियल वो वाला मेरा प्रोजेक्ट नहीं था। बट कोई स्टार्ट करता है तो उसको फ्रूट्स भी स्टार्टिंग से ही लगाने चाहिए, क्योंकि जितना आप बाहर से प्रोक्योर, जैसे मेरा अभी फ़िलहाल का मेरा टर्नओवर जो है वो पर मंथ का लगभग 2.5 से 3 लाख हमारा रहता है, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ हम बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है, और लेबर कॉस्ट है, तो मैं अभी भी ब्रेक इवन पॉइंट पे ही हूँ कि हमारा खर्चा निकल जाता है सारा। ठीक है, ठीक है। और कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो मुझे अपनी जेब से ही करना पड़ रहा है। ठीक है। अब 2 साल होने को आए हैं, और मेरा सैलरी अकाउंट नील रहता है हमेशा। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ, क्योंकि नई चीज़ है, आपके पास कोई बैकग्राउंड तो है नहीं इस चीज़ का, आपको मशीनें भी लेनी पड़ेंगी, टूल्स लेने पड़ेंगे, ट्यूबवेल का भी खर्चा जैसे हमने किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। और नया आदमी कोई करता है तो उसको तो ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, तो वो खर्चे भी रहते हैं। मैम, आपसे कोई इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, यहाँ पे आना चाहे, तो क्या आप मतलब उनको टाइम देके सारी जानकारियाँ मुहैया करा सकते हैं? जी, मैं
देखिए टाइम की थोड़ी मेरे साथ दिक्कत रहती है, बट हाँ इतना है कि हमारे यहाँ अगर कोई बहुत ही रिलीजियसली इस चीज़ को करना चाहता है, मुझे ऐसा एश्योरेंस मिलती है। जैसे अभी भी मैंने बताया एक लड़का यहाँ रह ही रहा है, बिल्कुल। तो मेरी तरफ से परमिसिबल होता है, हम उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करके कि जेन्युइन आदमी आके रह रहा है कि नहीं रह रहा। बिल्कुल। बस मेरी कंडीशन ये होती है कि हाँ अगर वो आएंगे तो उन्हें काम करना है, फिजिकली फिट होना चाहिए वो पर्सन, क्योंकि अगर एक आदमी यहाँ आके खाली बैठ रहा है तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके लिए भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो। ठीक है। और छुट्टी वाले दिनों में तो मैं पूरा दिन अवेलेबल रहती हूँ, और बीच बीच में ऐसा होता है जैसे कोई ग्रुप अगर पूरा आ जाता है 10-15 लोग हाँ हैं जी। तो मैं ऑफ भी ले लेती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना कि कोई इतनी दूर से आया है, और काम तो यहाँ रहता ही है फील्ड पे, कभी ये तो नेवर एंडिंग टास्क वाला काम है। ठीक है। तो उन दिनों में मैं ऑफ भी ले लेती हूँ, टाइम दे देती हूँ। कोई फीस वगैरह या रहने की व्यवस्था ऐसा कुछ? नहीं, कोई फीस नहीं है, बस ये है कि कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता है रहने का। यहाँ हट्स बनी हुई हैं, यहाँ पर जो हमारे फार्म के जो लेबर्स जो रहते हैं, मतलब आपको बेसिक नेसेसिटीज़ में रहना होगा अगर आप आते हैं तो। बिल्कुल। जो खाना ये लोग बनाते हैं वो साथ में बनता है, खा लेते हैं, और ऐसा कुछ चार्जेस नहीं है। बस कंडीशन एक ही है कि आप आएँ तो आपको काम करना होगा, काम करना पड़ेगा, सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं इनका जब भी, जैसे इन्होंने गायों का बताया, कि मैं कोशिश करूंगा जब भी दिल्ली की तरफ आऊँ मैं इनकी वीडियो कवर करूं, और आप सबके साथ में बेहतरीन जानकारी शेयर करते रहूं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक और वीडियो में बेहतरीन आइडिया के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं चाहूँगा दोस्तों सोचते रहें, वीडियो देखते रहें, जानकारी जुटाते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।